बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक कवर किया था उसका आगे ये है ना, कोई नया टॉपिक नहीं है, उसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नाम ज़रूर अलग है टॉपिक का, है ना, शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो, तो आसान है वैसे, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। और इस टॉपिक से जो हम आज कवर करने वाले हैं शुरू में ऑलमोस्ट ज़्यादातर परसेंटेज लेक्चर की जो कवर करने वाले हैं वो उस टॉपिक से थ्योरेटिकल सवाल आने के चांसेस हैं, है ना। इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं, अच्छे सवाल बन सकते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, चलो तो बच्चों हमारे टॉपिक का क्या नाम है आज के? हमारे टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉप्स, AZEOTROPES, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो देख लेते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? दो लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करे, एक पार्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करे। दो लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करे, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। जनरली होगा क्या, जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। ठीक है, तो जनरली मिक्स करेंगे तो दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर कोई लिक्विड पहले बॉईल कर जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कोई बाद में करेगा। लेकिन एजियोट्रॉप्स के केस में ऐसा नहीं होता। एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ, ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जो एक पर्टिकुलर यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हों, है ना। इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है दोनों लिक्विड्स के, उस मिक्सचर का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। और इनकी खासियत क्या है एजियोट्रॉप्स की? जब हम इनको बॉईल करते हैं ना तो कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता कंपोनेंट्स का, मतलब जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में होगा वेपर बनने के बाद भी कॉम्पोजिशन क्या रहता है? सेम रहता है ना। तो बस इतनी सी थ्योरेटिकल बात है, वो आपको ध्यान रखती है। डायरेक्ट इस पर कोई थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है, डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। तो एक बार मैं अंग्रेजी में रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन। क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप्स आर दोज मिक्सचर्स विच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। दीज आर दोज मिक्सचर्स विच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन। विदाउट एनी चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन मतलब उसके कॉम्पोजिशन नहीं बदलता। इस बात का मतलब क्या है कि कॉम्पोजिशन नहीं बदलता? इस बात का मतलब ये कि कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या रहता है? सेम रहता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए। जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में होगा वही सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है वो किस में होगा? वेपर फेज में होगा। तो ऐसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर जो दो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करे विदाउट एनी चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन इज नोन एज एजियोट्रॉप। ठीक है, तो आसान सी डेफिनेशन है, मैं इसको लिख देता हूँ। those mixtures which boil at a constant temperature, ठीक है। those mixtures which boil at a constant temperature, ठीक है, without any change in its composition, without any change in its composition, है ना। कॉम्पोजिशन चेंज ना होने का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मतलब डिटेल में लिख देता हूँ। डेट इज composition in liquid and vapor phase remains same. That is composition in liquid and vapor phase, composition in liquid and vapor phase remains same। ठीक है, मतलब क्या है? वेपर फेज में और लिक्विड फेज में जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा, ठीक है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ऐसे तो लिक्विड के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। ठीक है, रिमेन्स सेम। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आती है, एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो। उसमें हम मतलब दो एक मिक्सचर को सेपरेट करने का मेथड होता है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम करते क्या है, जैसे दो सब्सटेंस को हमने मिक्स करा, एक मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, एक मान लो 400 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है।
तो हम उस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, तो हम करते क्या है, बॉइलिंग शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हीट सप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड या वो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है वो पहले बॉईल हो जाएगा, वो वेपर्स बन जाएंगे, फिर वो अलग हो जाएगा। फिर जैसे ही हम 400 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे उसको बॉईल कर देंगे, उसके वेपर्स अलग हो जाएंगे। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है ना, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उस मिक्सचर में, दो कंपोनेंट्स के। तो हम क्या करते हैं, हीट करते जाते हैं और सेपरेट कर लेते हैं आसानी से। उसको बोलते हैं, इस तरीके के मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। तो एक बात बोली जाती है एजियोट्रॉप्स के बारे में कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। वजह क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस मिक्सचर बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जब ये पूरा मिक्सचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉईल कर रहा है तो दो अलग अलग सब्सटेंस जिसको मिलाकर वो मिक्सचर बनाया है उनका तो बॉइलिंग पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, ये बॉईल करेगा, तो उसमें दोनों ही कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, लिक्विड ए के भी और लिक्विड बी के भी, तो हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे, दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे ये बॉईल कर ही नहीं रहा, एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है। तो यही वजह होती है कि हम एजियोट्रॉप्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू बॉईल सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, एजियोट्रॉप्स can't be separated, by fractional distillation, है ना। ये टेक्निक होती है, मैंने बता दिया इसमें करते क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एजियोट्रॉप्स होते हैं, ऐसे एक और मिक्सचर होते हैं जियोट्रॉप्स। ये एजियोट्रॉप्स हैं, ए ऐड हो गया यहाँ पे, और एक होता है जियोट्रॉप्स। तो जियोट्रॉप्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो उसकी भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, जियोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। मान लो कल को वो कहीं लिखा दिख जाए तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। जियोट्रॉप्स तो लिख लेना, डेट मिक्सचर which can be separated by fractional distillation, तो जिस मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं वो जियोट्रॉप्स, और जिनको नहीं कर सकते सेपरेट वो एजियोट्रॉप्स, है ना। ये छोटी सी डेफिनेशन थी जियोट्रॉप्स की, सोचा डिस्कस कर लूँ, ठीक है। चलो, अब जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, है ना, अब एक बात बतानी है मुझे, जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं, दो तरीके से क्लासीफाई करा जाता है एजियोट्रॉप्स को, ठीक है। प्योर थ्योरेटिकल सवाल आएंगे इससे, है ना। दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ऐसा एजियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है, एजियोट्रॉप्स दो तरीके के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, है ना। तो कभी भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की होगी तो यानी वो मिक्सचर कैसे सॉल्यूशन से बनाए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएं वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अभी इसका मतलब देखेंगे क्या है। और पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। अगर दिमाग में मैं बोलूँ याद कैसे रखोगे, तो नेगेटिव तो उसका अपोजिट मैक्सिमम, मतलब समझ रहे हो ना, नेगेटिव और मैक्सिमम इस तरह से थोड़ा रिजेम्बलेंस बन रही है अपोजिट की टाइप से। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स देख लेते हैं ज़रा क्या होते हैं। मैं यहीं पर डेफिनेशन लिख देता हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की, लिख लो,
चलो डेफिनेशन से पहले काम करता हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। उससे पहले बच्चों मुझे एक चीज़ और बतानी है, वो इसी टॉपिक में रिलेट हो जाएगी। याद है मैंने तुमको पिछली क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बताए थे। नॉन आइडियल में दो तरीके के भी बताए थे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो ज़रा मैं तुम्हें ग्राफ से समझा देता हूँ कि ग्राफ पर भी हम प्लॉट कर सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस को। ज़रा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे प्लॉट कर रहे हैं। बहुत आसान है, पिछला वाला ग्राफ जो सीखा था बस वो याद है तो ये भी बना लोगे, कुछ नहीं करना। इधर क्या था, इधर था वेपर प्रेशर जितना मुझे याद है इस एक्सिस पे, सही बात है। और इस एक्सिस पे था मोल फ्रैक्शन या कॉम्पोजिशन था या मोल फ्रैक्शन था, बात वही है। इधर क्या था, मोल फ्रैक्शन। और याद है यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी थी, 1। और यहाँ पे एक्स भी कितना था, 0। यहाँ पे एक्स भी कितना था, 1। एक्स से कितना था, 0। तो पहले मैं पिछला वाला ग्राफ सेम रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो प्रेशर था वो बच्चों मेरे हिसाब से था PA0, सही है। और PB को मैंने कम माना था तो ये मैं बना देता हूँ, ये जो था ये हो जाएगा PB0, सही है। ये टोटल प्रेशर की लाइन थी, सिर्फ A वाले प्रेशर की लाइन ऐसी कुछ आ रही थी, सही बात है। और B वाले प्रेशर की लाइन ये आ रही थी, सही है। तो जितना मुझे याद है शायद मैंने सही बनाया है ग्राफ, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, रुको मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये था टोटल प्रेशर की लाइन, ये थी PA = PA0 XA0 और ये वाली लाइन थी PB = PB0 XP, ठीक है। ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ था जिसमें रॉल्स लॉ फॉलो होता है, याद है, तभी तो मैंने ग्राफ बनाया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब मैंने रॉल्स लॉ पढ़ाया था। लेकिन अब मैं तुम्हें ग्राफ बता रहा हूँ बच्चों नेगेटिव डेविएशन के लिए। किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए, सही बात है। तो नेगेटिव डेविएशन में देखो क्या करना है, जब भी एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम्स में ये चीज़ आ सकती है, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाना हो ना तो क्या काम करना, पहले तो वो ग्राफ बना लेना जिसमें एक्चुअल रॉल्स लॉ फॉलो होता है। इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें एक्चुअल रॉल्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है। अब तुम्हें नेगेटिव डेविएशन दिखानी है तो क्या काम करना है, हर लाइन को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देना कर्व लाइन से। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये B का प्रेशर था एक्चुअल जो रॉल्स लॉ से आ रहा था, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो, लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है तो एक्चुअली तुम B का कर्व ऐसे बना देना, मतलब थोड़ा सा नीचे से, समझ रहे हो क्या है। तो ये वाला एक्चुअल तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी रॉल्स लॉ से, लेकिन क्योंकि हम तो नेगेटिव डेविएशन के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे बना दो PB वाली लाइन से। ऐसी PA की लाइन एक्चुअल ये, लेकिन हम नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं तो एक्चुअल प्रेशर तो कम होगा ना। याद है नेगेटिव डेविएशन में क्या बताया था कि PA is less than PA0 XA, PB is less than P0B XB। तो PB तो मैंने नीचे बना दिया, लेस दिखा दिया। अब PA का प्रेशर भी लेस ही होगा, आइडियल होता तो CA लाइन होती, तो इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा नीचे बना दो। तो ये तुम क्या बना दोगे, नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए ये मैंने बना दिया A का ग्राफ, नीचे आया है, देखो एक्चुअल लाइन ये रही सीधी और ये नीचे आया है, ठीक है। अब ऐसे ही टोटल प्रेशर लाइन, टोटल प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, P टोटल लेस देन होगा P0A XA प्लस P0B XP, ठीक है। तो टोटल प्रेशर लाइन भी नीचे बना दो, कम हो जाएगी। तो ये टोटल प्रेशर लाइन भी जो है बच्चों मैंने नीचे बना दी, समझ रहे हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक्चुअल ग्राफ बना लिया। अब मुझे पता था कि ये तो नेगेटिव डेविएशन है तो PB की लाइन ये तो हो नहीं सकती, थोड़ी सी कम होगी PB वाला प्रेशर, तो इसलिए PB की लाइन को नीचे बना दिया। ऐसे ये थोड़ा ग्राफ यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब कंजस्टेड हो गया है, तो तुम आई होप समझ रहे हो, है ना, आसान कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल लाइन ये थी PA की, लेकिन PA का तो थोड़ा सा प्रेशर डाउन है नेगेटिव डेविएशन की वजह से, तो थोड़ी नीचे बना दी। टोटल प्रेशर की लाइन ये थोड़ी नीचे बना दी। तो ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, नेगेटिव डेविएशन का। ऐसे ही मान लो अगर मुझे पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना हो तो भी सेम यही तरीका अपनाओगे। मैं अब इसको पूरा लिखूंगा नहीं, बस मैं ग्राफ बना दूंगा, है ना, कंपोनेंट्स वगैरह नहीं लिखूंगा। तो उसमें क्या काम करोगे, एक्चुअल ग्राफ क्या था, देखो एक्चुअल तो ये था ग्राफ, स्ट्रेट लाइन से जो बन रहा है एक्चुअल ग्राफ तो यही था, सही बात है ना, एक्चुअल ग्राफ तो ये था। अब तुम्हें पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है तो सारी लाइंस को ऊपर बना दो। PB का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मैंने ये लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी PB के लिए। ऐसे PA का प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मैंने ये वाली लाइन भी ऊपर ड्रॉ कर दी PA की। टोटल प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन है तो मैंने टोटल प्रेशर के भी ऊपर थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी, समझ रहे हो, ड्रॉ कर दी।
अब इसमें तुम एक बात नोटिस करो, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि पॉजिटिव डिवीजन वाला ग्राफ कैसे बनाना है, नेगेटिव डिवीजन। उसी ग्राफ में सारी लाइंस को ऊपर कर्व वे में बना दो तो वो पॉजिटिव, और नीचे बना दोगे तो नेगेटिव डिवीजन। ठीक है, अब मुझे एक बात बतानी है। पहले इस ग्राफ को देखते हैं। तुम इस ग्राफ में ऑब्जर्व करो, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, जैसे ये यहाँ पे ऐसे करके कम हो रहा है, तो ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, मान लो ये वो पॉइंट है, ऐसी रफली मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल प्रेशर मैक्सिमम है। अब ये एक्चुअल टोटल प्रेशर की लाइन ये वाली है ना, रॉल्स लॉ फॉलो करती तो ये वाली होती, लेकिन क्योंकि हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है तो एक्चुअल लाइन अब ये हो गई, टोटल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है एक्चुअल से। सही बात है ना। PT विल बी ग्रेटर देन P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, है ना। तो किसी एक इस कॉम्पोजिशन पे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी एक पार्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, मान लो ये वो कॉम्पोजिशन है ना, ये एक्स पॉइंट, ये एक्स पॉइंट वो कॉम्पोजिशन है जहाँ पे एक्स ए की कुछ वैल्यू होगी और एक्स बी की कुछ वैल्यू होगी। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे सॉल्यूशन के क्या हो रहा है, टोटल प्रेशर मैक्सिमम है। मतलब ये कर्व मान लो थोड़ी इस तरह से हो रही है, मतलब यहाँ पे रफली बताता हूँ, थोड़ा इस तरह से हो रही है, तो कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहाँ पे कर्व सबसे ऊपर होगी, मैक्सिमम पॉइंट। तो मुझसे थोड़ी सी फ्लैट बन गई है, तो अज्यूम करो कि मतलब थोड़ा इस तरह से कि ये पॉइंट सबसे ऊपर आ रहा है ना। जैसे मैं तुमसे बोलूँ इस कर्व का मैक्सिमम कहाँ है, तुम बोलोगे सर ये है सबसे ऊंचा पॉइंट, उसी वही बात बोल रहा हूँ। तो इस पार्टिकुलर कंपोजिशन पे क्या हो रहा है, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है। सही बात है, टोटल प्रेशर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम है ना टोटल, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए क्या है, टोटल प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है। देखो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है ये इस कर्व का, फिर तो नीचे होती जा रही है कर्व। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए टोटल वेपर प्रेशर क्या आ रहा है आपका, मैक्सिमम आ रहा है। अगर टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो क्या होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि अगर टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहा है ना, तभी तो आसानी से वेपर बने। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे अगर टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। तो क्या बोल सकता हूँ, अब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, इससे नीचे बॉइलिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम वर्ड लगा दिया ना। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है पूरे सॉल्यूशन का, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। वजह क्या होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो मैक्सिमम होता है। अगर टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। और जब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, अब इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन बॉइल करेगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम हो गया, और मिनिमम हो गया इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट अब कांस्टेंट हो गया। अब हम उससे नीचे बॉइलिंग पॉइंट घटा ही नहीं सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम, है ना, क्योंकि प्रेशर मैक्सिमम और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। तो जब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए अब ये पूरा सॉल्यूशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक एजियोट्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एजियोट्रॉप की डेफिनेशन क्या थी, अ सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले सॉल्यूशंस जब तुम उनका ग्राफ बनाओ तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए ग्राफ पे टोटल प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर मैक्सिमम है, ये कर्व का सबसे ऊंचा पॉइंट है ना। थोड़ा दिखने में नहीं लग रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस कर्व का सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट है। तो टोटल प्रेशर लाइन पे ये प्रेशर सबसे मैक्सिमम हो गया। अगर वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम है तो इस कॉम्पोजिशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ मिनिमम होगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, अब मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, इसी पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करेगा, क्योंकि मिनिमम हो गया ना, उससे नीचे तो ले ही नहीं जा सकता। और ऐसे सॉल्यूशन जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे हमारे बॉइल करते हैं उन्हें क्या बोलूँगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। तो एग्जाम में लिखने को आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो ये उसको नोट्स तो तुम चाहो तो किसी बुक से बना लेना, मैंने ज़्यादा फोकस समझाने पर रखा है, ठीक है। और समझ लोगे तो इसको खुद बना दोगे, है ना, कभी भी। अब ज़रा यहाँ देखते हैं, टोटल प्रेशर की लाइन ये, और लेकिन एक्चुअल तो हमारी ये आ रही है क्योंकि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट कैसा आ रहा है, जैसे मान लो ये वो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लिए ये पॉइंट एक्स मान लो, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लिए पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है मिनिमम है। सही बात है, अब यहाँ मिनिमम है, तो इस पॉइंट पे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए टोटल वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
अब जब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा मैं बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा ही नहीं सकता, तो मेरा पूरा सॉल्यूशन उसी पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, बॉईल करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग पे, तो वो एजियोट्रॉप हो जाएगा। और क्योंकि इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, इस वजह से ऐसी एजियोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसलिए नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, है ना। तो अभी तक बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। अभी तक मैंने जितना टॉपिक डिस्कस करा है उससे मैं तुम्हारे बताता हूँ क्या क्या सवाल आ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, मैंने एजियोट्रॉप पढ़ाया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कितने तरीके के होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग, उनकी ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये आ सकता है, ग्राफ्स को एक्सप्लेन कर दो, वो भी मैंने बता दिया, है ना। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। कॉम्पिटिशन में भी सेम सवाल आ सकता है, 4 ऑप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप की 2-3 बातें लिख रखी हूँ, एक तो यही कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है, एक यही कि वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे 3-4 पॉइंट लिखते, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट एजियोट्रॉप्स के बारे में, ऐसा पॉइंट आ सकता है। 2 ग्राफ दे दे, 3 ग्राफ दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। विच नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो वो नेगेटिव डेविएशन वाला, ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, समझ के हल्का सा दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे टोटल प्रेशर मैक्सिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, इसलिए ये कौन सा एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल करेगा इसी मिनिमम वाले पर, ठीक है, इसलिए ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेगेटिव डेविएशन में इस पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो ये कौन सा एजियोट्रॉप हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ रहे हो, तो ये ऐसे समअप कर दिया मैंने, है ना। चलो छोटी सी बात एक और बताता हूँ, है ना, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। और 2019 में जेईई मेंस में उस टॉपिक से अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आए, है ना, एक ही साल में डिफरेंट सेट्स में, काफ़ी सेट्स होते हैं ना जेईई मेंस के, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, और समझने में ऐसा कोई टफ है नहीं, है ना, आसान न्यूमेरिकल टॉपिक है ये वाला। अब जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिस्कशन करना है बस, ठीक है। क्या है, मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, एक कंटेनर बनाता हूँ और उसको मैंने मान लो यहाँ तक लिक्विड पे फिल कर दिया, यहाँ पे किस में फिल कर दिया, लिक्विड में, मतलब मिक्सचर है 2 लिक्विड्स का, ए और बी 2 लिक्विड्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास लिक्विड ए है ना, क्योंकि हम दोनों लिक्विड्स का सॉल्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं पिछले 1-2 लेक्चर से। एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है ना। अब क्या होगा, इनका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ए का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान देना मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो एक्स ए है, पहले भी बता चुका हूँ। एक्स ए इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी इस पार्ट में जहाँ ए और बी को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए है, ऐसी सॉल्यूशन के अंदर बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स पी है। तो मैंने वहाँ पे लिखवा रखा है कि वेयर एक्स ए एंड एक्स पी आर द मोल फ्रैक्शन, या बोल रखा है इन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक बात और, थोड़ी देर में जब जैसे लिक्विड होते हैं ये इवेपोरेट होंगे तो वेपर भी तो बनाएंगे, तो इनके वेपर भी तो बनेंगे ए और बी के, जाहिर सी बात है, इवेपोरेट होंगे तो वेपर भी बनेंगे, तो वेपर बनेंगे तो ए और बी वेपर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए और बी लिक्विड में थे, यहाँ पे ए और बी किस में हो जाएंगे बच्चों, वेपर में, वी लिख दिया वेपर में, सही बात है। अब ध्यान रखना एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और टर्म लिख रहा हूँ वाई ए पता है क्या है, वाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूशन के अंदर नहीं, इन वेपर फेज। किस फेज में, वेपर फेज में। जब ए वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका वेपर में कितना मोल फ्रैक्शन है, वो वाई ए है ना, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड वाई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये वेपर फेज में है वाई ए मोल फ्रैक्शन, है ना, इन वेपर फेज, ठीक है, इन वेपर फेज। और ऐसे ही वाई भी क्या हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज में, एक्स भी सॉल्यूशन में और वाई भी वेपर फेज में। वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इन
वेपर फेज, समझ रहे हो? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, वाई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो ध्यान रखना, ये वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेपर फेज वाले मोल फ्रैक्शन, और एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन वाले मोल फ्रैक्शंस, ठीक है? तो एक्स से एक्स भी तो तुम पहले से जानते थे, वाई भी बता दिया। ये हैं वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस ए और बी कंपोनेंट के, जब वो वेपर में बदल जाएंगे, ठीक है? अच्छा, रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, वो अच्छे से पता है सबको। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पी ए को क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, उसको लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू एक्स ए, सही बात है। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इनटू एक्स बी, सही बात है। रॉल्स लॉ से तो मैं ये लिख सकता हूँ। अच्छा, डाल्टन्स लॉ से हम पता है क्या लिख सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला किसी को ना पता हो तो अभी लिख लो, डाल्टन्स लॉ से आता है ये। वैसे मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में शायद बताया था, मुझे याद है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, जिसको हम वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे मान लो मैं ए वाले लिक्विड के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, यही पी ए, या किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है या पार्शियल प्रेशर होता है, वो इक्वल होता है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, है ना, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। तो यानी वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। जैसे अगर मैं तुम्हें इसको रिलेट करना सिखाऊं तो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में ऐसे बताया था, दो गैसेज हैं उनको मिला दिया, तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे करके बताया था, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है पी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका मोल फ्रैक्शन। तो डाल्टन्स लॉ तो गैसेस के लिए अप्लाई होता है, तो मोल फ्रैक्शन भी कौन सा होगा, गैस वाला या मतलब वेपर वाला, है ना? तो क्या लिख सकता हूँ, पी ए को लिख सकता हूँ, रॉल्स लॉ से पी ए को ये लिख रहा हूँ, और डाल्टन्स लॉ से पी ए को लिख सकता हूँ वाई ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इन द वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही मैं पी बी को क्या लिख सकता हूँ डाल्टन्स लॉ से, वाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है? तो अगर यहाँ से दोनों पी ए की वैल्यूज इक्वेट कर लो तो मैं मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल सकता हूँ। दोनों की ये वैल्यूज इक्वेट कर दो पी ए की, तो पी ए नॉट एक्स से इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी। तो यहाँ से वाई ए बच्चों हमारा क्या आ गया, यहाँ से वाई ए हमारा आ गया पी नॉट ए एक्स से अपॉन पी टी, अपॉन पी टी। तो जब भी तुम्हें दो लिक्विड है ए और बी और ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, तो क्या काम कर दो, ए का प्रेशर ऑफ ए, और प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, वो मैंने प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू ये वाली रख दी, पी नॉट ए एक्स से अपॉन टोटल प्रेशर। ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, वाई ऑफ बी, तो मैं बी का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा यहाँ से। तो यहाँ से बी का मोल फ्रैक्शन देखो क्या आ रहा है, बी का पार्शियल प्रेशर, और वो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा पी नॉट बी एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर। तो जब भी तुम्हें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने को आए तो तुम्हें क्या काम करना है, जिस भी कंपोनेंट के निकालने हैं ए या बी के, उसका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है? इंडिविजुअल को जैसे पी बी पी ए वाई ए का निकालना है तो ऊपर पी ए ले लो और पी ए की ये वैल्यू रख दी, वाई बी का निकालना है ऊपर पी बी ले लो और पी बी की ये वैल्यू रख दी, ठीक है? अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा वो तुम अच्छे से जानते हो, टोटल प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, पी ए को ये लिख सकते हो, पी बी को ये, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो जेई मीन्स में 2019 में एक सेट में तो डायरेक्ट इन 2-3 फॉर्मूले पे सवाल आ चुका है ना? सिंपल सा सवाल था, सब दे रखा था, करवा दूंगा, ठीक है? तो फंडा है, अगर तुम्हें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो किसी भी कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका पार्शियल प्रेशर जैसे वाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए, और पी ए की ये वैल्यू होती है अपॉन टोटल प्रेशर, वाई बी हो जाएगा पी बी अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तुम जानते हो और इंडिविजुअल प्रेशर भी यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये फार्मूला बच्चों आपको लगाना है जब आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल लो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और था, ध्यान रखना, वाई ए वाई बी वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन होते हैं और एक्स से एक्स पी होते हैं सॉल्यूशन के अंदर के मोल फ्रैक्शन, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है? अब मैं आपको एक्चुअली यार 3 क्वेश्चन है मेरे पास, है ना? रॉल्स लॉ पे जो हमने पढ़े हैं, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स पी, इस वाले फॉर्मूले पे, जो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये वाली ये तो हम पहले भी जानते हैं, ये भी हम पहले से जानते हैं रॉल्स लॉ से, ये भी जानते हैं। तो एक काम करता हूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं इस लेक्चर में सॉल्व करा दूँ वो 3 क्वेश्चन है ना, तो उससे बेटर मुझे ये लग रहा है कि मैं
उन 3 क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटा सा लेक्चर डाल दूंगा 10-15 मिनट का, जिसमें वही सवाल सॉल्व करवा दूंगा। पहले मैं वो क्वेश्चंस तुम लोगों को करने के लिए दे देता हूँ, तुम लोगों को करने के लिए पहले मैं वो क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं टर्मिनेट करते हैं ना, छोटा लेक्चर अपलोड करा है मैंने, 30-31 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखी है ना। बीच बीच में कुछ पिछले टॉपिक्स के भी मैं लेक्चर्स डालता रहूँगा, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन्हीं में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें है ना, जो तुम्हें थोड़ा सा मतलब एडवांस रहेगी तुम्हारी तैयारी, है ना। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स में डालता रहूँगा। तो आज हम लेक्चर इतने ही रखते हैं। मैं तुम लोगों को ग्रुप पर सवाल भेज दूँगा, और जैसे ही तुम लोग मुझे वो सवाल सॉल्व करके दिखा दोगे, रॉल्स लॉ पे भेजूंगा, है ना। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, टोटल प्रेशर निकालो, है ना, और ये सब डेटा दे रखा होगा, या इंडिविजुअल प्रेशर ऐसा कुछ, तो इक्वेशंस बनेंगी, कंडीशन लगाओ, सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं अब ग्रुप पर भेज दूंगा तुमको, सवाल खुद से सॉल्व करके दिखाना, थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। देखेंगे दिमाग लग पा रहा है नहीं लग पा रहा है, फिर मैं उनको बता दूंगा। वरना मैं सोच रहा था मैं लेक्चर्स नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय।